नवोदय परिवार से हूँ, नवोदय का स्टूडेंट रहा हूँ। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गया सो फिर कहाँ मिला, पर अंबर कब शोक मना। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो वहाँ चाणक्य, मेरे घर पे दूध होता था, गाय का दूध होता था, तो मैं गुरुजी को एक दूध का लोटा मैं रोज उनको पिलाया करता था। मैंने नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेला, सीके नायडू ट्रॉफी मैंने खेली क्रिकेट। नमस्कार दोस्तों, नवोदय स्टार्स के YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह आज पहुंचा हूं हमारे नए स्टार के सामने, श्रीमान CL शर्मा जी, जो कि वर्तमान में बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा तहसील में SDM के पद पर शोभायमान है। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने अपने मूल्यवान समय में से कुछ पल हमें और हमारे दर्शकों को दिए और आज जानेंगे क्या है उनकी जर्नी को जानेंगे, उनकी तैयारी के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयां आई और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा था, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अपना परिचय हमारे दर्शकों को एक बार दें। नमस्ते दोस्तों, मैं CL शर्मा RS ऑफिसर हूँ और नाउ SDM बागीदोरा बांसवाड़ा। मैं अपने परिचय के तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं एक नवोदय परिवार से हूँ, नवोदय का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ और मेरी लाइफ में जो कुछ भी है वो नवोदय परिवार है। नवोदय परिवार की बदौलत ही मैं आज इस पोस्ट पे पहुँचा हूँ और कई चीज़ें किस तरीके से हमने तैयारी की है, क्या अनुभव हमारे रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आज की इस वार्ता में मैं आप सब लोगों से शेयर करूंगा। जी सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? निश्चित रूप से मैं पहले तो इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यहाँ अच्छा लगा मुझे, एक नवोदय के स्टूडेंट होने के नाते हम मिले। इस चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मेरी अगर स्टार्टिंग हम देखें तो मेरा एक छोटे से गांव में जन्म हुआ और वहाँ तक मैंने 5वीं तक की 5th तक की पढ़ाई की और मेरा बिल्कुल सिंपल छोटे से परिवार, किसान परिवार में मैं पैदा हुआ और मैंने 5वीं तक वहाँ पढ़ाई करने के बाद में, क्योंकि प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उसके लिए नवोदय विद्यालय जो है पूरे भारत के अंदर नवोदय विद्यालय हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। उसमें से एक मैं भी एक शख्सियत हूँ कि उस गांव से निकल के मैं नवोदय स्कूल में आया और नवोदय स्कूल में मुझे जो ऐसा एटमॉस्फेयर मिला, जैसी मुझे पढ़ाई का अच्छा माहौल मिला और हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, हमारा इतना अच्छा भविष्य होगा। तो नवोदय के माध्यम से मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला और उस प्लेटफॉर्म को मैंने कभी कमजोर नहीं साबित होने दिया। मैं निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करके मैं आगे बढ़ता रहा। उसके बाद नवोदय से 12वीं तक पढ़ने के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से मैंने BA ऑनर्स ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया और उसके बाद में मैंने नेट ज्योग्राफी करके मैं कॉलेज में लेक्चर के तौर पे मैं काम करने लगा। मैंने अजमेर DAV कॉलेज के साथ में झुंझुनू मोतीलाल कॉलेज और जयपुर सुबोध कॉलेज के अंदर मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया। उसी दौरान मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ और मैं आज SDM के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि सर आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन कौन सी साल में हुआ था सर? मेरा जो सिलेक्शन था वो 92 के अंदर में नवोदय में इंटर किया मैंने, मेरा सिलेक्शन हुआ था और 7 साल मैंने एजुकेशन ली। वहाँ 99 में मैं नवोदय से पास आउट हुआ। से ये जानना चाहूंगा कि सर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में गए तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? निश्चित रूप से हम जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो वहाँ चाणक्य का हाथ था और वो चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया। मेरे पे भी किसी गुरुजन की मेहरबानी रही। मुझे पता है, मुझे बचपन में जो पढ़ाते थे 5th क्लास तक, उस समय हमें फीस देने के लिए भले ही गांव में कुछ नहीं होता था, लेकिन मेरे घर पे दूध होता था गाय का, मैं गुरुजी को एक दूध का लोटा मैं रोज उनको पिलाया करता था, उनकी सेवा करता था और उसके बदले वो मुझे नवोदय की प्रिपरेशन कराया करते थे और वही एक परिणाम है कि आज मेरा नवोदय में भी सिलेक्शन हुआ और मैं आगे बढ़ा। जब आपका एडमिशन हुआ तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं नवोदय को छोड़ करके चला जाऊं? कभी आपने घर वालों को नहीं बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे वापस लेके चले जाओ? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये इन्होंने बिल्कुल जो मन की बात है, इनको भी अनुभव है इसका और मेरा
मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम अपना घर छोड़ के, चाहे वो कितना ही महल हो या झोंपड़ी हो, घर अपना घर होता है, माता पिता अपने माता पिता होते हैं, तो जब हम उनको छोड़ करके किसी नए माहौल में जाते हैं तो वहाँ मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ये सब बच्चों के सामने आती है, मेरे सामने भी ये आई। और इवन इतना था कि एक बार तो मैं स्कूल भी छोड़ करके वापस घर आ गया था। और जब मेरे पिता, चूंकि मेरे पिताजी किसान थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो इतना समझते थे कि इस बच्चे का अगर हम वापस इसको यही गांव में रखेंगे तो इसका कैरियर खराब हो जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्रेम से समझाया, फिर मुझे वहाँ स्कूल के गुरुजनों ने समझाया और मैं निश्चित रूप से मान गया। फिर जो छोटी मोटी समस्याएं आती थी, चाहे समय पे उठने में थोड़ी दिक्कत आती थी, एक रूटीन, वहाँ बहुत अच्छा रूटीन मिलता है। 7th क्लास के बाद में तो मुझे नवोदय परिवार बहुत अच्छा लगने लगा। और मैं यहाँ एक चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं 12th पास करके स्कूल से निकला तो मुझे नवोदय मेरी रगों में बस गया था। और हम आपस में गले मिल करके जिस तरीके से हम विदा होते हैं तो आपस में रोते हैं, उस तरीके से हम क्लासमेट्स विदा हो रहे थे। तो वो भी एक अनुभव मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं सर अभी जानना चाहूंगा कि जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय से बाहर निकल के ग्रेजुएशन के लिए कहीं गए होंगे बाहर, तो आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना वहां पे करना पड़ा था? देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं, जैसे बच्चा शुरू में घर पे रहता है, 5th तक मैंने देखा वहाँ एक अलग एटमॉस्फेयर था, वहाँ माता पिता के पास में थे। फिर जब हम 12th तक जब नवोदय स्कूल में थे तो वहाँ भी हमारे गार्जियन की तरह हमारे टीचर्स होते थे। जैसे मैं फर्स्ट ईयर के अंदर गया तो मेरे लिए एक तो नया एटमॉस्फेयर था, नई जगह रहना था, अजमेर में मुझे रहना था, और साथ में मेरे सामने एक आर्थिक समस्या भी थी। तो उसका मैंने एक समाधान किया कि आप अपनी एबिलिटी के माध्यम से वो आप कोचिंग पढ़ा सकते हो, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो और उसके द्वारा अर्निंग करके आप अपनी स्टडी भी कर सकते हो। ये मैंने लाइफ में किया है कि मैं कोचिंग पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था और मैं अपनी स्टडी भी करता था और साथ में अपने भाइयों को भी मैं पढ़ाया करता था। सर मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाने का मन आपका कब बना और किसने आपको इसके लिए प्रेरित किया? प्रशासनिक सेवा का जो मैंने टारगेट है वो मैंने किसी को देख करके ही, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी को हम पढ़ते हैं, किसी को हम सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से ऐसी प्रेरणा मेरे लिए हमारे नवोदय के भूतपूर्व विद्यार्थी थे, मैं यहाँ उनका नाम भी लेना चाहूंगा कि नरेंद्र चौधरी जी थे। और उन्होंने उस समय वो सिविल सर्विस की तैयारी किया करते थे और मैं जब उनसे पहली बार मिला तो मैंने उनसे कहा कि भी सिविल सर्विस, हालांकि वो उस समय सेलेक्ट नहीं हुए थे लेकिन वो तैयारी किया करते थे। मैं उनसे मिला, उनके घर पे गया, मैंने बातचीत की, मैंने पूछा कि ये किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और इससे हमें क्या मिलेगा, क्या होता है प्रशासनिक सेवा। तो उन्होंने मुझे डिटेल से समझाया और निश्चित रूप से उसका एक परिणाम हुआ कि मुझे वो लगन लगी। मैं जानना चाहूंगा कि सर आज जो प्रशासनिक सेवा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं, अब आज भी नवोदय से कुछ लोग इंटरव्यू भी दे रहे हैं, कुछ लोग कोचिंग संस्थानों में भी जा रहे हैं। तो कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आरएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसका एक थोड़ा सा खाका हमें एक बार बता दें। हाँ, निश्चित रूप से जो भी प्रतिभागी अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले तो उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लगे रहें, हमें मंजिल तक पहुंचना है, रुकना नहीं है और हमें संघर्ष करना है। देखो, जो संघर्ष करता है और संघर्ष से घबराता नहीं है वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोचिंग करना अच्छी बात है और अगर आपको परिस्थितियां अलाउ नहीं करती है, आर्थिक परिस्थिति या कोई भी ऐसी परिस्थितियां हो, समय का अभाव है, तो बिना कोचिंग के भी हम इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कोचिंग करने से एक ये है कि एक तो रास्ता में स्वयं को बनाना होता है जी, वो थोड़ा कठिन डगर होती है, वो रास्ता बनाने में हमें समय भी ज्यादा लगता है, कठिनाइयां भी ज्यादा आती है। कोचिंग के माध्यम से हमें एक मार्गदर्शक मिलते हैं, वहां पर हमें बना बनाया रास्ता मिलता है और हमें एक लाइन पकड़ा दी जाती है कि इस रास्ते पे आपको चलना है। तो कोचिंग से हमें बेनिफिट तो निश्चित रूप से होता है। तो आप जो भी कोचिंग कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से कोचिंग करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केवल कोचिंग के दम पे ही हम सेलेक्ट हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मेरा जो रूटीन था, मैं पर डे 8 घंटे का मेरा रूटीन होता था, मैं 8 घंटे रेगुलर पढ़ता था और केवल एक ही पेपर को हम 8 घंटे नहीं पढ़ते थे।
जितने भी हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, जो तमाम जो पेपर्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी पेपर थे, मैं उसके लिए एक निश्चित समय निकालता था कि 1 घंटा भी अपने को निकालना, कम से कम अपनी जो स्टडी है उसको मैं कंटिन्यू रखता था और पूरे सिलेबस को मैं साथ लेके चलता था। और अगर मान लीजिए किसी समय किसी कारणवश आप जैसे 8 घंटे पढ़ने की बजाय आज आपके हैं कि उसमें आप 2 घंटे मिस हो गए या 4 घंटे आपके मिस हो गए, तो मैं उसको पूरे महीने के अंदर मैं उसको कवर करने की कोशिश करता है कि दूसरे दिन 8 घंटे की बजाय 9 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे। तो मैं बिल्कुल समय का पाबंद था, समय का पक्का था, और मैं चाहता था कि जो भी सिलेबस है मैं उसको कंटिन्यू लेकर के चलूं और उसमें मैं पारंगत हूं। और जो कठिन होता था, जो मुझे जो सब्जेक्ट मुझे कठिन लगता था, और उस सब्जेक्ट को मैं उस समय रखता था जब मेरा मूड बहुत अच्छा होता था पढ़ने का। क्योंकि जब आपका मूड अच्छा है और आपके सामने कठिन पेपर आ गया तो आप उसको कुछ तो पढ़ पाएंगे। और अगर आपका मूड ही पढ़ने का नहीं है, आप सोने का समय हो रहा है और उसके बाद आपने कठिन पेपर उठा लिया, तो आपको निश्चित रूप से आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सर मैं एक बात और जानना चाहूंगा, सर हम आरएस की तैयारी करना चाहते हैं पर ये नहीं पता चल रहा है शुरुआत कैसे करें। सबको बड़ी समस्या है कि शुरुआत कैसे करें। देखो, शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें जिस भी एग्जाम में, चाहे आरएस का हो, चाहे आईएएस का हो या XYZ, जिस भी परीक्षा में हम जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें उसका सिलेबस देखना है जी। और कुछ जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके मोटिवेशनल जो विचार हैं, उनके वीडियोज हैं, उनको देख करके हमें अपने अंदर मोटिवेशन, हमें उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो जो भी सिलेक्टेड व्यक्ति है, किसी से आप संपर्क करें और उनसे कम से कम इतना तो कर सकते हैं। जैसे मेरे पास भी कई लोगों के फोन आते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप पे एक बुक्स का वो बना रखा है कि ये बुक्स आप लोग पढ़िए, मैंने तो ये बुक्स पढ़ी थी और इसमें भी आपको इजाफा करना चाहते हो, कहीं से अच्छा गाइडेंस मिलता है तो और भी आप जोड़िए, कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए। तो आप किसी के माध्यम से अच्छे बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद में अपने को देखना है कि हमें एक समय सारणी और हमारा एक प्लान सेट करना हो कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी ही रोशनी के मोहताज नहीं होते। लोग हैं कि बोलते हैं कि सर हम आरएस की तैयारी तो करें पर सफलता के चांसेस हमको कम हैं, भर्तियां लेट आती हैं, उनके पास टैलेंट भी अच्छा खासा है पर वो चाहते हैं कि हम पहले कोई नौकरी ले लें, छोटी जॉब पा लें, तब जाके हम आरएस की तैयारी करेंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सेलेक्टेड नहीं हुआ, इसके लिए भी मैंने भी बहुत संघर्ष किया। इससे पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कॉलेज के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया, और उसके बाद में मैं, चूंकि मैंने अपने लक्ष्य को कभी छोड़ा नहीं, तो हमें ये सब चीजें की जा सकती हैं अच्छी हम कोचिंग ले सके। तो इसके लिए अगर हमें आर्थिक संसाधन जुटाने पड़े तो वो कोई बुरी बात नहीं है, ये मैं इसका समर्थन करता हूँ। जी सर, मैं जानना चाहूंगा कि अभी इंटरव्यू जाने वाले हैं आरएस के, तो कुछ बच्चे अभी इस असमंजस में है कि हमको इंटरव्यू से पहले क्या करना चाहिए, क्या किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मॉक इंटरव्यू दें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मॉक इंटरव्यू भी रखता है, और दूसरा जो लेटेस्ट जो चीजें अपनी चल रही है, जो घटनाक्रम गतिविधियां चल रही है, उसका हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से हम सेलेक्ट होके आए हैं उसका हमारे को पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर आपकी हॉबीज क्या है, आपका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इंटरव्यू आपसे ही जुड़ा हुआ होगा निश्चित रूप से। कहीं बाहर से आपके अंदर से ही वो इंटरव्यू के अंदर चीजें निकलेगी, आप जो बोलेंगे वहां उसी पे क्रॉस क्वेश्चन चलते रहते हैं, और इंटरव्यू इसी आधार पे चलता है। पहले अपने को अच्छे पैनल के सामने कुछ मॉक इंटरव्यूज हमें देख करके उनके वीडियोज हमें देखने चाहिए कि वहां हमसे बोलने में क्या कमी रही, हमारा प्रेजेंटेशन सही था कि नहीं था, हमारी बॉडी लैंग्वेज वहां ठीक नहीं थी, हमारा ड्रेसअप वहां अच्छा था कि नहीं था। ये सब चीजें हमें वहां मॉक इंटरव्यू के माध्यम से ये चीजें मिलती है। और इंटरव्यू से घबराने
घबराना नहीं है। इंटरव्यू निश्चित रूप से आप अगर प्रीलिम्स और मेंस आपने क्लियर किया है तो आप इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। और इंटरव्यू कभी कोई बाधा नहीं बनती है, बस आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी घबराहट के आप अच्छी तरीके से वहां इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट होइए, आपको सफलता 100% मिलेगी। जी सर, ये तो मैं जानना चाहूंगा सर, आपकी जर्नी के दौरान क्या आपके घर वालों का भी प्रेशर आपके ऊपर ऐसा आया था? कौन कौन सी चीजें आपको फेस करनी पड़ी? ये देखो, ये सबके साथ आता है और हम चूंकि सामाजिक प्राणी हैं तो परिवार, समाज, विवाह, ये सब चीजें ये कुछ शेड्यूल्ड होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके उसमें कोई चीज बाधा बन रही है आपके प्रिपरेशन में, तो आप अपने परिवार को समझा सकते हैं कि कुछ समय मेरे को और दीजिए, मैं ये कर लूं। और हालांकि ये यहाँ कोई यो नहीं है कि कल ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ अपॉर्चुनिटी अपने को लेनी पड़ती है। और अगर ये चीजें आपको कहीं बाधा नहीं पहुंच रही, आपका जीवन साथी इतना अच्छा मिले कि आपको उसमें हेल्प मिले, तो मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है। मैरिज आप करिए, उसके बाद में दोनों मिलकर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या वो आपको कोऑपरेट करें। अपने परिवार की कुछ चीजों को समय के अनुसार उन चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अपने लक्ष्य से अगर कोई चीज भटकाती है आपको, तो उस चीज को आप एक बार के लिए मना कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपका, मैं भी यहाँ कह सकता हूँ कि मैंने भी अपने माता पिता को एक बार विवाह के लिए मना किया था, क्योंकि मुझे प्रशासनिक सेवा में मेरा इंटरेस्ट था। और मैंने और परिवार वालों को मैंने समझाया भी था कि इससे हो सकता है कि मेरे को 2 साल आप और दे दो तो मैं अपना कैरियर अच्छा कर लूं। जी सर, और मैं ये जानना चाहूंगा, प्रशासनिक सेवा की तैयारी से पहले जो सपने हम देखते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा, लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ऐसे वैसे, ये सब जो सपने देखते हैं, आपको प्रशासनिक सेवा में आने के बाद में कौन कौन से अनुभव ऐसे यहाँ पे मिले हैं? यहाँ प्रशासनिक सेवा में आने से पहले सपने देखने चाहिए, लेकिन ऐसे भी सपने नहीं देखें कि हवा में उड़ जाए, धरातल पे हमारे पैर नहीं, हमारे पांव जमीन पे टिके हुए हो और हम वास्तविकता में भी जिए। तो हमें वास्तविकता को देखते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैंने ये महसूस किया कि एक सामान्य, जहाँ मैं एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ाया करता था, तो मैं एक मार्गदर्शक या शिक्षक के रूप में मैं काम करता था। वहां मेरा जो दायरा था वो 20, 30, 40 बच्चों तक सीमित था। लेकिन यहाँ दायरा मेरा लाखों के तादाद में है, लाखों लोग मेरे से टच में आते हैं। और यहाँ इस सेवा में मैंने देखा कि यहाँ बिल्कुल जो सबसे अंतिम तबके का गरीब से गरीब व्यक्ति भी आपके पास आता है और अमीर से अमीर व्यक्ति भी आता है। तो आप में वो मानवीय गुण होने चाहिए कि आपने ये नहीं कि अमीर व्यक्ति आता है तो आपने उसका काम कर दिया और गरीब की आप नहीं सुने। जबकि मेरा यहाँ, मैं इस सेवा में आया तो मैं यही उद्देश्य बना करके आया कि मुझे यहाँ पर सबके साथ न्याय करूं। सर, एक अंतिम संदेश में चाहता हूँ आपसे कि जो देखो ये लाइन है, बाउंड्री है, जो लाइन के पार चला गया वो एसडीएम बन गया, और जो लाइन के पीछे रह गया मेहनत तो सर वो उसने भी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि सर जो एसडीएम या आरपीएस बनने में सफल नहीं हो पाते हैं, हमने सुना है कि कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी कि अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गया सो फिर कहाँ मिला, पर अंबर कब शोक मनाता है। तो ये अगर आपका लक्ष्य था कि मेरे को आईएएस बनना है, आरएस बनना है, मैं नहीं बन पाया, वो हो सकता है कि आपके साथ में वहां इतना आप नहीं कर पाए जो आपको बनना, या आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में, बहुत सारे आप आरएस नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन कई ऐसे उदाहरण ऐसे हैं जो स्वयं तो नहीं बन पाया लेकिन हजारों उसने बना दिया। जी जी, धन्यवाद सर। आप उन बच्चों के लिए भी मिसाल साबित होते हैं जो एसडीएम बनना या कोई और गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं पर तैयारी नहीं कर पा रहे, या तैयारी किसी कारणवश उनकी छूट रही है। आपने इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। इसी तरह से सर मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम नवोदय के स्टार्स को आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।